आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ। तो उत्तर पश्चिम सुलेमान ये और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? पाक अफ़गानिस्तान की सीमा पर हैं। और इनको हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर 8,000 वर्ष पहले 8,000 वर्ष पहले व्यक्ति ने जौ और गेहूँ की खेती करना शुरू किया और बकरी भेड़ जैसे बैल आदि जानवरों को पालतू बनाया। अगला है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये जो हैं, गारो है आसाम में और विंध्य है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था और कृषि के विकास में सबसे पहले चावल की फसल उगाई गई थी। इसके बाद में सिंध व सहायक नदी, सिंध और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ और गंगा के तटवर्ती इलाका में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के आसपास 4700 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ और 2500 वर्ष पूर्व गंगा के तटवर्ती इलाकों में हुआ, जिसको भारत का उत्तरी मैदान कहते हैं। और गांवों का विकास लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई। मगध आजकल हमारा पूर्वी एरिया है, बिहार वाला। अब इसके बाद देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा है? देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? देश का नाम इंडस शब्द से निकलता है, इंडिया। संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान के वासियों ने इसको हिंडोस कहा और पूर्व के भाग को इंडिया कहा। किस नदी के? सिंधु नदी के पूर्व के भाग को। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अतीत के बारे में हम कैसे जानें? तो पांडुलिपि, ये एक लिपि है जो हाथों से लिखी जाती थी, भोजपत्र वगैरह पर उसको पांडुलिपि कहते हैं और अंग्रेजी में इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और तमिल भाषा, इनमें ये लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ। अभिलेख, अतीत के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख होता है। अब पुरातत्वविद वे होते हैं जो पुरानी अवशेषी चीज़ें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं। पत्थर की मूर्तियां हैं, मनके हैं, इमारतें, इन सब का। इतिहासकार वो होते हैं जो अतीत के तिथियों का अध्ययन करते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और एडी होता है एनो डोमिनी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व बने थे और गंगा घाटी में 2500 वर्ष पूर्व बने थे। इसके बाद में हम जानेंगे पुरास्थल। पुरास्थल क्या होते हैं? उस स्थान को जहाँ पर पुराने औजार, पुरानी इमारतें, पुरानी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उनको पुरास्थल कहते हैं। प्रसिद्ध पुरास्थल है भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर क्या मिला? गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। ठीक है। जहाँ लोग नर्मदा घाटी के पास, जहाँ लोग रहते थे, किसमें? गुफाएं और कंदराओं में रहते थे। ये नर्मदा घाटी के पास स्थित है। कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में एक है और यहाँ से राख के अवशेष मिले। इससे पता चलता है कि आग का प्रयोग मनुष्य ने मांस को भूनने और जंगली जानवरों को डराने या फिर प्रकाश वगैरह पाने आदि के लिए किया होगा। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े आकार के परिवर्तन हुए और घास के मैदान, भेड़ बकरी वगैरह घास को खाने वाले जानवर पले। तो प्रारंभिक में मनुष्य कैसा था? पशुपालक और कृषि, पशुपालक और कृषि पर आधारित था। ठीक है। इसके बाद में अब इसमें देख लीजिए बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? ये कश्मीर में है।
मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, कोल्डीवा मध्य प्रदेश में और दाओजली आसाम में है। अब बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। और यहाँ क्या होता है, वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम है। और लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। बुर्ज होम में क्या मिला है, जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड मकान होते हैं वो मिले हैं। उनको क्या कहते हैं, गर्तावास कहते हैं। बुर्ज होम कहाँ है, भारत वर्तमान के कश्मीर में है। अगला है पुरा स्थल मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले से माना जाता है। यानी ऐसा अवशेष मिले हैं कि 8000 साल पहले मेहरगढ़ में लोग रहते थे। और यहाँ पर क्या, ये ईरान जाने वाले रास्ते महत्वपूर्ण थे। बोलन दर्रा कहाँ पर है, ईरान जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर है। इस इलाके में सबसे पहले जौ और भेड़ बकरी का पालना, वो गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी का पालना, ये सारी चीज़ें सीखी मनुष्य ने। और चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। ये तो इतना मेहरगढ़ में मिला। इसके बाद में है कि मेहरगढ़ में कब्रों में खाने पीने का सामान दफनाया जाता था और एक कब्र में बकरी भी मिली है। इसके बाद में पुरा पाषाण, ये दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यानी प्राचीन पत्थर का काल पुरा पाषाण काल कहलाता है। पुरा पाषाण काल 2 लाख से 12,000 वर्ष तक रहा। मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष तक और नव पाषाण काल 10,000 वर्ष से आज तक चल रहा है। सॉरी, आज तक नहीं, नव पाषाण काल के बाद जो अगला काल शुरू हुआ तब तक 10,000 साल पहले से ये चला है। अब हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी में देखिए, लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी और वहाँ के मज़दूरों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखीं खुदाई के समय, जो जिन चीज़ों के अवशेष मिले। सिंधु सभ्यता के किनारे ये सभ्यताएं विकसित हुई थी जिनके अवशेष मिले, और लगभग 4700 साल पहले ये अब सभ्यताएं विकसित हुई होंगी। हड़प्पाई नगरों की विशेषता ये है कि इन नगरों में को हम दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला था नगर दुर्ग, ये पश्चिमी भाग था और ऊंचाई पर था, अपेक्षाकृत छोटा था। निचला शहर ये पूर्वी भाग था और पश्चिमी भाग की अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा था। निचले हिस्से पर बनाया था। दोनों हिस्सों की चैर दीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। तो ये रहा हड़प्पा का। इसके बाद में अगला है मोहनजोदड़ो। देखो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, ये पॉइंट इसमें दिया नहीं है, हम आपको बता रहे। हड़प्पा की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज, सॉरी, मोहनजोदड़ो की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने, दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा की खोज की थी राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। और अब आ गया मोहनजोदड़ो, इनकी की थी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। अब इसके बाद में मोहनजोदड़ो है क्या, इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। ये ईंट व प्लास्टर से बनाया गया था और इसमें पानी के रिसाव के लिए प्लास्टर किया गया, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थीं, जैसे आजकल स्विमिंग पूल में होती हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले। ये कालीबंगा और लोथल कहाँ हैं, दोनों गुजरात में हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भंडार गृह मिले, हड़प्पा में भी भंडार गृह मिले और मोहनजोदड़ो में भी भंडार गृह मिले हैं। ठीक है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला और कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भवन, नाले और पक्की सड़कें थीं इसमें मोहनजोदड़ो में। और मकान आमतौर कैसे थे, आमतौर पर नगरों में घर 2 मंजिले थे। 2 मंजिले मकान पहले भी होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे, अधिकांश घरों में एक स्नानागार और कुछ घरों में
कुएं भी हुआ करते थे, और कुएं कैसे थे? ढके हुए थे। जल निकास की प्रणाली ठीक थी, नालियाँ पक्की थीं, और नालियाँ कैसी थीं? ढकी हुई थीं। नगरीय जीवन था। हड़प्पा के नगरों की हालत मतलब बड़ा हलचल रहा करती होगी, ऐसा अनुमान है। नगरों के लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, सोने चांदी के मनके और आभूषण प्राप्त हुए। कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे, और औजार, हथियार और बर्तन वगैरह बनाने वाले इस सामानों के कुछ अवशेष मिले हैं। फिर इसके बाद में है फेयांस। बालू या स्फटिक पत्थरों का चूड़ जो है गोंद में मिलाकर के फेयांस बनाया जाता है। कच्चा माल, 7,000 साल पहले कपास की खेती का यहाँ प्रमाण मिलता है। और कच्चा माल क्या होता है? जैसे कपास करते हैं तो उसमें जो रुई निकलती है वो कच्चा माल हो गया, और रुई से जो धागा बन जाता है तो वो पक्का माल हो गया। ये होता है। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान से और ओमान से, सोना कर्नाटक से, और टिन ईरान से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आता था। भोजन में हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे, अनाज उगाते थे, और गेहूं, जौ, दाल, चावल, तिल, सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, और सिंचाई के लिए जल संचय की व्यवस्था थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां नहीं ये पालते थे। और क्या, बेर को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करना इनका शौक था। धौलावीरा ये भी गुजरात में है। तो खदिर बेट के किनारे बसा था। कौन सा? गुजरात में खदिर बेट के किनारे धौलावीरा बसा है, और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था, और हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनी हुई थी। इसमें बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। ऐसा अनुमान है कि इस स्थान पर हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षर से पत्थरों में खुदा पाया गया। लोथल खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबर नदी के साबर नदी की उपनदी के किनारे पर बना है। साबर नदी क्या है? एक उपनदी है उसके किनारे पर। और यहाँ शंख, मोहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी और भंडार गृह मिले। शंख यहाँ का मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभ्यता का अंत होने के कारण नदियाँ सूख गई होंगी, या जंगलों का विकास हुआ होगा, बाढ़ आई होगी, चरागाह समाप्त हुए होंगे, शासकों का नियंत्रण समाप्त हुआ होगा। ऐसे कुछ अनुमान हैं। इसके बाद में है प्राचीनतम ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। और वैदिक शब्द का अर्थ है ज्ञान वेदों का संकलन। कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास व्यास ने लिखा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है, और इसकी रचना 3500 साल पहले लगभग मानी जाती है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा ऋचाएँ हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, और 10 मंडल हैं। एक 10,000 सॉरी 1028 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद की भाषा कैसी है? प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इनमें 3 देवता अग्नि, इंद्र और सोम, इनकी जो है पूजा होती है, यानी इनके लिए मंत्र हैं। अब भुर्ज वृक्ष 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जिसे ब्यास, सतलज, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना वगैरह इनका जिक्र मिलता है। और लोगों का वर्गीकरण काम या परिवार या समुदाय के आधार पर किया गया था। लोगों के लिए लोगों का काम के आधार पर ऐसे 2 समूह समाज में थे। पुरोहित, जिनका कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और ये अनुष्ठान कार्य कराते थे। राजा, ये आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये न इनके न महल होते थे, न राजधानियाँ, और न ही इनकी कोई सीमाएं होती थी। कर वसूलते थे, किसी प्रकार का ये सब भी नहीं करते थे। मृत्यु के बाद उनका बेटा शासक भी नहीं होता था। जनता व पूरे समाज के लिए इनका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था कि शिव, जिनका वैश्य शब्द निकलता है। दूसरा शब्द क्या था? विष। विष विष मतलब होता है वैश्य, यानी वैश्य लोग थे, ब्राह्मण लोग थे। जिन लोगों की प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे।
प्रार्थनाओं की रचना जिन लोगों ने की है वो क्या कहते थे अपने आप को? आर्य। और विरोधियों को दास या दस्यु कहा करते थे वो। समाज में मुख्य 4 वर्ग थे। उनमें ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, व्यापारी क्षत्रिय, सेना में भर्ती शूद्र दास का काम करते थे। और महापाषाण काल 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ये एक शिलाखंड महापाषाण यानी बड़ा पत्थरों का युग है। पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों ने बड़े बड़े करीने लगाए। ये प्रथा कहाँ थी? दक्कन में और दक्षिण भारत में। दक्कन भी दक्षिणी भारत में है लगभग, ठीक है। और मृतकों के साथ यहाँ क्या था? हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल, ये चीज़ें सारी कब्र में मिली हैं। और इसके बाद में है इनाम गांव। 3500 साल से 2700 साल पहले लगभग मीसा की एक सहायक नदी घोड़ है, उसके किनारे ये गांव बसा था। और यहाँ पर लगभग व्यक्तियों को जो जो दफनाया जाता था बिल्कुल सीधा लिटा करके दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ये सारी व्यवस्थाएं, बाकी तो कुछ खास नहीं है माम गांव से। इसके बाद में है उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद में रचे गए, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद में रचे गए वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद हैं। इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। वर्ण पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। ब्राह्मण यानी वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ कराना यानी अनुष्ठान कार्य करते थे। क्षत्रिय युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य कृषक यानी खेती करना, पशुओं को पालना और व्यापार करना। शूद्र इन ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा का काम शूद्र किया करते थे। अब इसके बाद में आ गया जनपद। जन मीन्स होता है लोग, लोगों के रहने का स्थान होता है जनपद। लोगों के रहने का स्थान जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन ना होकर के जनपदों के राजा होने लगे। और लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा जानवरों को पालते थे। गेहूँ, चावल, धान, तिल वगैरह, सरसों, ये सारी चीज़ें उगाते थे। इसके बाद में जनपद में कौन कौन से क्षेत्र? ये दिल्ली पुराना किला था। उत्तर प्रदेश को हस्तिनापुर और एटा में अंतरजी खेड़ा, ये उत्तर प्रदेश के हैं दोनों। इसके बाद में महाजनपद 2500 साल पहले कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियाँ किलेबंदी की गई राजधानियों की, अर्थात इसके चारों ओर किले, मतलब एक नियंत्रण रेखा बन जाती थी। और कर राजा जो है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे। कृषकों से भी कर लेते थे, उनकी उपज का 1/6 हिस्सा लेते थे। कारीगरों से कर लेते थे। श्रमिकों से क्या होता था? 30 दिन में, 1 महीने में उनको 1 दिन राजा के लिए काम करना होता था, उसकी उनको श्रम पारिश्रमिक नहीं मिलता था। और पशुपालकों से पशुओं से प्राप्त सामान कर के रूप में लिया जाता। व्यापारियों से टैक्स लगता था और आखेटकों से जंगल का सामान लिया जाता था। इसके बाद में कृषि में परिवर्तन, काफ़ी बड़े परिवर्तन आए इसमें, चूँकि हल वगैरह जो लोहे के होने लगे उनमें कुदाल, तो मजबूत ज़मीन खोद लेते थे, उपज बढ़ गई। और लोगों को धान के पौधों का रोपण शुरू किया। पहले ऐसे बो देते होंगे, तो इसलिए पैदावार बढ़ गई। इसके बाद में मगध में देखिए 200 सालों के भीतर मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और सोने चांदी जैसी चीज़ें निकलने लगी हैं। मगध कहाँ है? ये बिहार है। यहाँ पर जो आजकल यहाँ का राजा कौन था उस समय? महापद्म नंद। आजकल जो पटना के नाम से जाना जाता था, तो वही इनकी राजधानी थी। बनी रही पहले, उसको हम पाटलिपुत्र कहा जाता था, या राजगृह जो मगध की राजधानी थी। तो लेकिन वर्तमान में ये स्थान कहाँ है? पटना में है, वो सॉरी बिहार में है, और उसको आज पटना के नाम से जाना जाता है। आज भी भाई पटना राजधानी है बिहार की।